वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। लॉ लीजेंड्स के इस नॉलेज रूम में आज आपका स्वागत है। इस नॉलेज रूम में हम इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जो व्यवहारिक समस्याएं होती है उस पर डिस्कस करते हैं। आज इस नॉलेज रूम का जो टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर। मतलब कि कोई कंपोजिशन डीलर अपना एनुअल रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकता है, इस तरह की पूरी प्रोसीजर को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनुअल रिटर्न किसे भरना जरूरी होता है। जीएसटीआर 4 जिसका नाम है, ऐसे सारे कंपोजिशन डीलर जिन्होंने लास्ट ईयर में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा था, चाहे वो एक दिन के लिए भी कंपोजिशन डीलर में क्यों ना हो, उन्हें अपना एनुअल रिटर्न जिसे जीएसटीआर 4 कहा गया है उसे फाइल करना जरूरी होता है। जीएसटीआर 4 उस वर्ष के खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर के 30 अप्रैल तक, मान लीजिए 22-23 असेसमेंट ईयर का आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है, तो 31 मार्च के बाद आपको 30 अप्रैल 2023 तक, मतलब विद इन 30 डेज आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप एक दिन भी कंपोजिशन के रूप में क्यों न रहे हो, आप कंपोजिशन डीलर के रूप में एक दिन भी रहे हो, तो भी आपको अपना जीएसटीआर 4 मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। यदि आप फाइल नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टी चार्ज होगी। यहां पर अभी जीएसटी की एक बहुत बढ़िया एमएसटी स्कीम आई हुई है। उस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी भी कंपोजिशन डीलर ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक यदि अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो 30 जून 2023 तक केवल 500 रुपए की पेनल्टी देकर भी अपना जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यदि आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया और आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत थे, तो आप एनुअल रिटर्न जरूर फाइल कीजिए और इस स्कीम का लाभ लेना ना भूलिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल रूप से सीखेंगे कि आपको एनुअल रिटर्न किस तरह से फाइल करना होता है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जैसे डैशबोर्ड ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर सर्विसेज में आपको एक रिटर्न टैब कॉलम में आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम एनुअल रिटर्न ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई देगी कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है। आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से फाइनेंशियल ईयर को अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 22-23 फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी कि जो कि बताएगी कि आपको किस ईयर का रिटर्न फाइल करना था, और आपने उस विंडो को ओपन करा तो उसकी ड्यू डेट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। अब इसे आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है या अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, जैसा फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्ट करा है वो प्रिपेयर ऑनलाइन है। जैसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे क्लाइंट की जो बेसिक डिटेल्स थी वो ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है। लाइक क्लाइंट का जीएसटी नंबर क्या था, उसके फर्म का लीगल नेम क्या था, उसका ट्रेड नेम क्या था, आपको किस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है, उसका स्टेटस क्या है, नॉट फाइल्ड है, फाइल्ड है या सबमिटेड है, वो आपको दिखाई देगा। और उस कंपोजिशन की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। देख, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली उसकी ड्यू डेट 30/4/2023 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस रिटर्न को स्टार्ट करने के पहले हमें टेबल का एनालिसिस करना होगा। इस एनुअल रिटर्न को यहाँ पर लगभग 4 से 5 अलग अलग टेबल्स में तोड़ा गया है। सबसे पहले हम टेबल नंबर 3 का एनालिसिस करते हैं, जो कि सबसे इजी टेबल होती है। इस टेबल को आप देखेंगे, इस टेबल के नाम से आपको दिखाई देगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हमने मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था वो यहां पर आपको इंटर करना होगा। हमने देखा कि हम यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ठीक पहले फाइनेंशियल 21-22 का आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था वो आपको यहां पर इंटर करना होगा। मान लीजिए उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1 लाख रुपए था, हमने इंटर करा और डिटेल आपको यहां पर सेव करनी होगी। जैसे आप डिटेल सेव करेंगे, यहां पर आपको एक नीचे एक अलग विंडो दिखाई देगी। वो विंडो में आपको काफी सारे टेबल्स आपको दिखाई देगी। टेबल नंबर 4A, 4B, 4C, 4D, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 7। अब हम डिटेल में इन टेबल को अलग अलग समझते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल नंबर 4A की। टेबल नंबर 4A बताता है, नाम से आप देखेंगे इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब यहां पर आपने जिस भी रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने कोई सा भी गुड्स या सर्विसेज जो परचेज की है या ऑप्ट की है, उसकी डिटेल यहां पर आपको इंटर करनी होगी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पे सप्लायर का जीएसटी नंबर यहां पर इंटर करेंगे। सप्लायर का जैसे आप जीएसटी नंबर इंटर करेंगे, उसका ट्रेड नेम या लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आपको अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर जैसे आपने जीएसटी नंबर 1 डाला और यहां पे आप एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर नीचे उसकी डिटेल्स यहां पर आपको दिखाई देगी। जिस तरह से आप यहां देख सकते हैं कि 2-4 क्लाइंट्स की डिटेल यहां पर आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको यहां पर उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी,
उस पर आईजीएसटी टैक्स चार्ज था या सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स चार्ज था, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहां पर आप देखेंगे साइड में राइट हैंड साइड पर आपको दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्शन मतलब यहां पर एडिट करने का ऑप्शन भी है, डिलीट करने का ऑप्शन भी है। मतलब यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई डिटेल आपसे गलत रूप से एंटर हो जाती है, गलत डाटा फीड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं या साथ में उस डाटा को कंप्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भी रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने गुड्स या सर्विसेज परचेस की थी, उन सभी की आपको डिटेल देनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यहां पर आपको जो डिटेल देना है वो क्लाइंट वाइज देना है, बिल वाइज नहीं देना है। मतलब पूरे होल ऑफ द ईयर में आपने मिस्टर एक्स से 500 बार आपने 8 लाख रुपए का माल खरीदा था एग्जांपल के तौर पर, तो यहां पे आपको 500 बिलों की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल आपको क्युमुलेटिव रूप से 8 लाख रुपए ही एंटर करना होंगे और उस पर टैक्स कितना लगा था वो भी आपको इकट्ठा, मतलब आपको लमसम डालने की जरूरत है, आपको अलग से उसको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, बिल वाइज सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब टेबल नंबर हम 4B की बात करते हैं। टेबल नंबर 4B जो कि नाम से आपको दिखता है, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। मतलब यहां पर आपको वह वाली परचेस आपको एंटर करनी है जिस पर आपको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स देने की जरूरत थी, बट आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेस की थी। मतलब ऐसी कोई सप्लाई आपने परचेस की है जिस पे आपको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स देना है, वो डिटेल्स यहां पर आएगी। सेम टेबल नंबर 4A की तरह यहां पे डिटेल डालनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि जैसे यहां पे क्लाइंट का जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे, उसका ट्रेड नेम या लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उसे एड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगी। यहां पर आप उस डिटेल के अंतर्गत सेम वही जो हमने टेबल नंबर 4A में समझा, यहां पर उस बिल को आप एडिट भी कर सकते हैं, उस क्लाइंट की डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं। सेम प्रोविजन के तहत उस क्लाइंट की डिटेल को आप कंप्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये टेबल 4B समझी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेबल नंबर 4C के बारे में। टेबल नंबर 4C जो कि बतलाता है, नाम आप देखिएगा, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब आपने ऐसी कोई गुड्स या ऐसी सर्विसेज ऑप्ट करी है या परचेस करी है जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने खरीदी थी, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर एंटर करना होगी। यहां पर आपको सप्लायर का पेन नंबर, उसका ट्रेड नेम अपने हाथों से एंटर करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड सप्लाई नहीं था, वो अनरजिस्टर्ड था, तो यहां पर आपको उसका नेम एंटर करना होगा। हमने यहां पर एक डमी रूप से एक नाम एंटर किया है, उसका पेन नंबर डाला है, उसका फर्म का नेम हमने एंटर किया है या उसका लीगल नेम हमने एंटर किया है। सेम तहत वहां पे हम डिटेल्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको डिटेल्स ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगी। सेम वही 4A और 4B टेबल में जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया है, उसी कंसेप्ट के बेसिस पर इस टेबल को भी हमको फीड करना होगा, मतलब इंटर करना होगा। बात करें टेबल नंबर 4D जो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है। यहां पर आप देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली आ रहा है, मतलब आपको अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम उन सर्विसेज की बात करेंगे जो सर्विसेज आपने बाहर से इंपोर्ट की है, मतलब कंट्री के बाहर से इंपोर्ट की है, आपको वहां पर इंटर करनी होगी। मान लीजिए आपने कोई टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज की इंटर की थी, उस पर डेफिनेटली आईजीएसटी, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे केवल आईजीएसटी चार्ज होता है, तो आईजीएसटी की डिटेल डलेगी और सेम यहां पर उस डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी टेबल नंबर 4D कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 5 जो कि समरी ऑफ CMP 08 के बारे में बात करता है। यह टेबल ये बताती है कि पूरे होल ऑफ द ईयर में आपने जो CMP 08 रिटर्न फाइल की है, CMP 08 जो कि कोई भी कंपोजिशन का डीलर 4 बार रिटर्न फाइल करता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, उसको 4 बार अपने साल में रिटर्न फाइल करना होता है, उसको हम CMP 08 बोलते हैं। CMP 08 की डिटेल यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आती है, आपको यहां पर उसे अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब यहां पर आप देखेंगे आउटवर्ड सप्लाईज कंप्लीटली आ रहा है, वहां पर आपका CGST टैक्स था, SGST टैक्स कितना था वो आ रहा है, आपने टैक्स पेड किस अमाउंट पे किया वो डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही है। केवल आपको इस डिटेल को अपनी समरी से मिलाना है। यदि आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, कोई मिस्टेक्स नजर आती है, तो उसको रेक्टिफाई भी करना होगा। हम बात करते हैं टेबल नंबर 6 की जो कि बात करता है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। मतलब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है, जो भी कंपोजिशन डीलर होते हैं, उसको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज का टैक्स रेट वाइज समरी बनाकर रखना चाहिए।
कि आपने उस पर कितने कितने रेट से, क्योंकि हम देखते हैं कंपोजिशन में 0%, 1%, 2%, 5% और 6% की रेट होती है। तो हमने उस पर किस किस रेट से, किस किस गुड्स पर किस किस रेट से हमने टैक्स चार्ज किया है, वो आपको एक समरी मेंटेन करना होगी और उसकी डिटेल यहां पर मिलानी होगी। आप देखेंगे यह डिटेल आपकी CMP 08 से मैच होना चाहिए, क्योंकि CMP 08 में आपने जितनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है वही सप्लाई यहाँ की आपकी टोटल सप्लाई से मैच भी होना चाहिए। अब बात करेंगे टेबल नंबर सबसे लास्ट, टेबल नंबर 7 की। TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड की बात करता है। यह डिटेल भी ऑटो पॉपुलेटेड आती है। यह डिटेल आपको अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं होती है। जिस भी सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन ने आपका TDS या TCS डिडक्ट किया है वो यहां पर आपकी डिटेल शो करेगा। आप उसको अपनी समरी से ओके करेंगे, उसको मिलान करके उसको देखेंगे। ये कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। सारे फॉर्म बनने के बाद आप देखेंगे जैसे हम सारी टेबल को फिट करते हैं, यहां पर हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है कंप्यूट लायबिलिटीज। मतलब सारी डिटेल डाउनलोड करने के बाद हम कंप्यूट लायबिलिटीज बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंप्यूट लायबिलिटीज बटन पर क्लिक करेंगे, यदि हमारी कोई लायबिलिटीज आ रही होगी उस स्टेप के अंतर्गत, तो लायबिलिटीज हमारी अराइज होगी और वो हमें पे करना होगी। इसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पूरी समरी को, जो कि टेबल नंबर 4A और 4B के तहत हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे सेव करके इस रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। फाइल का तरीका वही है जो GSTR 3B और 1 के तहत होता है। सेव करने के बाद आपको OTP या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसे सबमिट भी कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो था पूरा कंप्लीटली GSTR 4 के ऊपर, जो कंपोजिशन डीलर को एनुअल रिटर्न के रूप में फाइल करना होता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई इश्यूज या समस्या आती है तो इस वीडियो में बताए गए मेल आईडी पर आप हमें भेजिए। लॉ लीजेंड्स कोशिश करेगा उन इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। धन्यवाद।